इसलिए आज आपको यह भी समझना चाहिए कि खालिस्तान की मांग करने वाले ये लोग भगत सिंह को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं। इसे आप 4 पॉइंट से समझ सकते हैं और यह जरूरी है। आपको इस आइडियोलॉजी को समझना, इस सोच को करीब से जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहला पॉइंट यह है, भगत सिंह ने अपनी धार्मिक पहचान की जगह भारतीय पहचान को सबसे ऊपर रखा था और स्वतंत्र भारत के लिए 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने शहादत दे दी थी। जबकि भिंडरावाले इसी धर्मनिरपेक्ष भारत को तोड़कर सिखों के लिए अलग देश बनाना चाहता था। और दूसरा पॉइंट यह है कि भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी और 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी कर दिया था। इस संगठन के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह के विचारों में सिर्फ भारत के लिए जगह थी, खालिस्तान के लिए नहीं थी। और तीसरा पॉइंट यह है कि भगत सिंह ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां हम अपनी धार्मिक पहचान के बजाय अपनी भारतीय पहचान को महत्व दें, उसको तरजीह दें, यानी भारतीय होने पे हम गर्व करें। और चौथा पॉइंट यह है कि भगत सिंह किसानों और मजदूरों के हक की बात करते थे। वो सिखों के अधिकारों की बात नहीं करते थे, वो धर्म की बात बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये वो बातें हैं जिनकी वजह से खालिस्तान की मांग करने वाले ये लोग भगत सिंह को अब पसंद नहीं करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने एक बार कहा था कि राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। भगत सिंह के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की आजादी, हिंदुस्तान की आजादी। और इस मकसद को वो हासिल करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से भी कभी पीछे नहीं हटे। जबकि जरनैल सिंह भिंडरावाले खालिस्तान के सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे और अलगाववाद के रास्ते पंजाब को भारत से तोड़कर खालिस्तान बनाना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे ही देश के कुछ लोग भिंडरावाले को क्रांतिकारी बताते हैं और क्रांतिकारी भगत सिंह को आतंकवादी बताते हैं। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भगत सिंह के बारे में जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो शायद हर कोई सच्चा देशभक्त इस बात से दुखी भी होता है। हम एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं जिस पर हम बार बार सवाल उठा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आज भगत सिंह को जब आतंकवादी बताया जा रहा है तो लोग खामोश क्यों हैं, लोग मौन क्यों हैं, क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है सिमरनजीत सिंह मान ने। लोग तो उनको शहीद आजम कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आज़ादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आज़ादी के लिए तो गलत नहीं है। ये आपकी सोच है। लेकिन भगवंत मान ने तो शपथ ही उनके गांव में ली है और लाखों युवाओं ने, यानी कि उनका कुछ भी हो पर टेररिस्ट तो हैं। अगर आप बेगना पुलिस आदमियों को मार देंगे, भिंडरावाला के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे देश की आजादी के लिए। भिंडरावाला की लोग तस्वीर लगाते हैं, ये आर्गुमेंट नहीं ठीक है। भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आज़ादी दिलाना चलाता था, तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था। लेकिन आप लगातार खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैंने पहले ये जवाब तो दे दें कि ये हिंदुस्तान को एक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो फिर अगर खालिस्तान चाहिए तो फिर वो भी ठीक है। अगर ये अपनी धरती को पाकिस्तान चीन को दे रहे हैं, अगर खालिस्तान को मंजूर कर देंगे तो उसके साथ एक बफर स्टेट बन जाएगी। इस्लामिक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हिंदू इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कॉमरेड चीन के पास न्यूक्लियर वेपन है। खालिस्तान इन 3 मुल्कों का
एक आपके लिए बफर स्टेट बन जाएगा, जिसके साथ दक्षिण एशिया में कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र यहां मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीच में या आपके साथ जरूर करनी चाहिए। यहां 3 बातें अभी हमने दिखाई। पहला, भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, वो आतंकवादी है इनकी नजरों में। दूसरा, भिंडरेवाला इनकी नजर में क्रांतिकारी है और खुलेआम ये खालिस्तान की बात करते हैं। इन 3 बयानों में पहले बयान को हमने अनएडिटेड इसलिए भी दिखाया ताकि आप समझें कि जो सवाल पूछ रहा था उसकी भी प्रतिक्रिया क्या थी, और वो भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था और इस बात का एहसास उसे भी था कि ये जवाब कहीं ना कहीं सीधे सीधे उस शहादत के ऊपर सवाल है। अब दूसरी तरफ ये भी है कि जब भी हम इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर सवाल उठाते हैं तो कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं। अब ये सोच लीजिए, जो खुलेआम भिंडरावाले को क्रांतिकारी, भगत सिंह को देशद्रोही, आतंकवादी और तीसरी तरफ खालिस्तान की मांग करे, क्या ऐसे लोगों को सुनकर भी हम खामोश हो जाएं? हम इनसे सवाल ना पूछें? हम सवाल पूछेंगे और इसी वजह से हम ऐसे टुकड़े टुकड़े जो गैंग के सदस्य हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखते हैं और आगे भी रखेंगे। वैसे लोकतंत्र में अलगाववाद की कोई जगह नहीं हो सकती और इसे आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना भी चाहते हैं। ये जरूर समझिए, क्योंकि ये कहानी एक राजा और 2 हिस्सों में बटी उसकी प्रजा की है। राजा के महल में एक खूबसूरत बागीचा था। उसने अपनी प्रजा के स्वभाव को समझने के लिए लोगों से कहा कि वो उसके बागीचे में 2 पौधे या पेड़ लगाएं। एक गुट ने नागफनी यानी कि कैक्टस का पौधा लगाया, जबकि दूसरे गुट ने बांस का वृक्ष लगाने के लिए बीज अंकुरित किए। कैक्टस के पौधे में कुछ दिनों में ही पत्तियां निकल आई और 1 साल में उसने बड़ा रूप ले लिया। लेकिन जब दूसरे बांस का पेड़ था जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ और 3 वर्षों के बाद राजा ने देखा कि कैक्टस का पौधा तो और बड़ा हो चुका है, जबकि बांस के पेड़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ और समय बीता और बांस के पेड़ में अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पेड़ काफी ऊंचा हो गया। यह देखकर तब राजा को यह बात समझ में आई कि उसकी प्रजा 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहली नागफनी पौधा लगाने वाली है, जिसके मन में अलगाववाद की भावना है, जो अलग हो जाना चाहती है, क्योंकि नागफनी का पौधा तेजी से बड़ा होता है लेकिन उसकी जड़ें बहुत कमजोर होती हैं और तेज हवा में ये जड़ें उखड़ने लगती है। जबकि बांस के पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत होती है कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसे नहीं हिला सकता। लोकतंत्र बांस के पेड़ की तरह होता है और यह अपनी जड़ें जमाने में समय लेता है, और भारत के लोकतंत्र ने अपनी जड़ों को स्थापित करने के लिए कई वर्षों का समय लिया है, जिसे अलगाववाद का विचार कभी झुका नहीं सकता।